कक्षा 10 के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रमोद स्टडी नॉलेज की एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी 2026 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, प्यारे बच्चों उनके लिए हम एक ऑफिशियल हिंदी का पेपर लेकर आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं कि यह जो पेपर है यूपी बोर्ड खुद जारी किया है। आप यूपी एमएसपी वेबसाइट जाएंगे तो वहाँ से इस पेपर का PDF डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह पेपर बोर्ड के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पेपर को मैं इसी वीडियो में पूरा हल कराऊंगा। ठीक है, और इस पेपर का PDF हल सहित भी देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो मॉडल पेपर है वो 2025 और 26 का है, यानी 2026 में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं उनके लिए पेपर है। ठीक है, समय जो है स्टूडेंट आप सभी को मिलेगा कितना, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, यानी आपके एग्जाम में जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो 15 मिनट शुरू के है वो क्या है कि स्टूडेंट को पढ़ने के लिए इस पेपर को दिया गया है। स्टूडेंट आप सब पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो पेपर को पढ़ते नहीं हैं और डायरेक्ट पेपर को सॉल्व करने लगते हैं, जिससे उनको जो क्वेश्चन आता भी रहता है वो भी छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और दूसरा यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट कि प्रश्न पत्र 2 भाग यानी खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी प्यारे बच्चों खंड अ में आप सभी को क्या है 20 MCQ दिया गया है। ठीक है, इस 20 MCQ का प्यारे बच्चों आप सभी को करना है OMR शीट पर इसका आंसर देना है। आप सभी को प्यारे बच्चों OMR शीट आप सभी को मिलेगा, और जो ऑप्शन सही रहेगा उसी को क्या करना है, काला या फिर नीले पेन से क्या करना है, उसको उस गोले को पूर्ण रूप से क्या करना है, भरना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चौथा क्या करा है, निर्देश करा है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है, यानी जितने भी क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं वो 1 नंबर की होंगे। ठीक है, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात, यानी जब आप OMR शीट पर उत्तर भर देंगे, जब गोला को भर देंगे आप, तब उसे काटे नहीं तथा इरेजर व हार्टनर आदि का प्रयोग न करें। स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती से पेपर उस गोले को भर देते हैं और फिर से मिटाने का कोशिश करते हैं। यदि आप स्टूडेंट मिटाने का कोशिश करेंगे या फिर काट देंगे तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपका खंड अ स्टार्ट होता है, जिसमें आप सभी का क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है कि दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तो स्टूडेंट ऑप्शन है यहाँ पर कि 1943 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या फिर 1979 ईस्वी में। तो स्टूडेंट ये तार सप्तक जो है, देखिए ये तार सप्तक 3 होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था स्टूडेंट 1943 ईस्वी में। कब हुआ था? जो पहला हुआ था तार सप्तक 1943 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा तार सप्तक जो है स्टूडेंट 1951 ईस्वी में हुआ था, और जो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में हुआ था। यानी जब 1943 यानी क्या है, पहला तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, जब इसमें आप 8 जोड़ देते हैं तो दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बन जाता है, तो 1951 ही बन जाएगा। और जब 1951 में आप 8 जोड़ देते हैं तो 1959 बन जाता है, जो कि तार सप्तक 30 का प्रकाशन वर्ष बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, क्या है, 1951 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या है, उर्वशी है, पल्लव है, कामयानी है, साकेत है। तो देखिए जो उर्वशी है स्टूडेंट, ये किसकी रचना है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की। साकेत है मैथिली शरण गुप्त की। कामयानी है जयशंकर प्रसाद की। लेकिन यहाँ पर जो पल्लव है स्टूडेंट, ये क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पल्लव, यानी सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन है? तो पल्लव है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि छायावाद की प्रमुख यानी मुख्य विशेषता क्या है? तो स्टूडेंट छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वो प्रकृति का मानवीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? तो स्टूडेंट मैथिली शरण गुप्त जो है एक द्विवेदी युग की रचनाकार है। किस युग की? द्विवेदी युग की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि केशव को कठिन काव्य के प्रेत किसने कहा था? तो इसमें जो केशव दास जी हैं उन्हें कठिन यानी काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो इनको कौन कहे थे ये? तो स्टूडेंट केशव दास को कठिन काव्य के प्रेत किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? तो स्टूडेंट आप सभी में इनका एक पाठ है ममता, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो उन्हीं का एक नाटक है अजातशत्रु। ठीक है, तो जयशंकर यानी अजातशत्रु के नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है कि इलाचंद जोशी कहानियों का विषय क्या है? तो स्टूडेंट एक ऐतिहासिक कहानी ये लिखते हैं। जो इलाचंद जोशी हैं ये
ऐतिहासिक कहानियों के विषय में क्या करते हैं, लिखते हैं। अपनी कहानी को, ऐतिहासिक जो चीज़ें होती हैं उनको अपनी कहानी में क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1018 से 1936 का समय है। तो स्टूडेंट जो प्रेमचंद्र युग है वो क्या है, 1018 से 1936 तक चला था। तो 8वां का जो राइट आंसर है वो प्रेमचंद्र युग है। ठीक है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर कि मिलान कीजिए, यानी एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है और एक तरफ रचनाओं का नाम दिया गया है। ठीक है। तो ये देखिए लेखक हैं कुछ और यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं। तो जिस इसमें से कौन लेखक किसकी रचना किए हैं उसी का क्या करना है, आपको सही मिलान करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मौल आंचल है, तो मौल आंचल किसकी रचना है, तो स्टूडेंट मौल आंचल क्या है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो ये पहला का मिलान किससे हुआ, ख से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन पहला है यहाँ पर, तो पहला का मिलान किससे हुआ है, ख से। इसमें भी ख है और इसमें भी ख है, ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों को काट देते हैं। ठीक है। अब बचे हैं ऊपर के दो। चित्रलेखा दूसरा है, तो जो चित्रलेखा किसकी रचना है, तो ये स्टूडेंट ये किसकी है, भगवती चरण वर्मा की। किसकी है, भगवती चरण वर्मा की। तो दूसरा का ग, तो यहाँ पर देखिए दूसरा का ग, ये देखिए दूसरा का ग होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या है, ये भी ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर उसने कहा कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, घ। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या है सही आंसर है 9वां का। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में उपन्यास कौन है, निम्नलिखित में उपन्यास कौन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो सेवा सदन है ये भी उपन्यास है, और ये सेवा सदन किसकी है, तो मुंशी प्रेमचंद की क्या है, उपन्यास है। बियाटा की पद्मावनी ये भी क्या है, उपन्यास है। और चित्रलेखा ये भी क्या है, उपन्यास है। तो स्टूडेंट लेकिन यहाँ पर जो कफन है स्टूडेंट ये क्या है, एक प्रकार की क्या है स्टूडेंट, ये कहानी है। कफन क्या है, ये एक कहानी है और ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर पहला उपन्यास है, दूसरा भी उपन्यास है और चौथा भी क्या है, उपन्यास है। ये किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर केवल एक दिया है तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए बी पहला दूसरा तीसरा, तो ये भी गलत है। और यहाँ पर देखिए पहला दूसरा और चौथा ये भी क्या है, ये राइट आंसर है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी पहला उपन्यास है और यहाँ पर दूसरा उपन्यास है और चौथा उपन्यास है। ठीक है। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो स्टूडेंट करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। ठीक है। किसका होता है, शोक होता है करुण रस का स्थायी भाव। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन कर रहा है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलौनी गात मनव लीनमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो स्टूडेंट जो ये क्या है, मनो, जन जानो और मनो ये किसका शब्दवाचक चिन्ह है, तो स्टूडेंट उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या है, शब्दवाचक चिन्ह होता है। तो इसमें देखिए मनो लगा हुआ है, तो ये किस प्रकार का अलंकार है स्टूडेंट, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब यहाँ पर 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएँ होती हैं। यह किस प्रकार का छंद, ये किस छंद का लक्षण है, यानी किस छंद का क्या है, परिभाषा है। तो स्टूडेंट ये जो है परिभाषा ये किसकी है, तो रोला का। ये क्या है, रोला का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 14 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है। तो प्रहार में स्टूडेंट प्र का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, प्र उपसर्ग का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला कि पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पंच, क्या है, पंच है प्लस तंत्र है। जब इसका क्या करेंगे आप संधि विच्छेद करेंगे आएगा पंचतंत्र। पंच का मतलब 5 है। तो जिस भी शब्द क्या होता है अगला शब्द क्या होगा कि मतलब क्या होता है, अंक वाला होता है। यानी ये क्या है, पंच का मतलब 5। तो ये कौन सा समास है स्टूडेंट, ये इस प्रकार क्या है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए 16वां वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 17 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आंसू का तत्सम रूप कौन है। तो आंसू का अश्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अश्रु। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। यहाँ पर 18 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवाच में प्रधानता होती है। तो कर्मवाच में स्टूडेंट कर्ता की क्या होती है, प्रधानता होती है। किसकी होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। तो ताभ्य शब्द में स्टूडेंट सप्तमी वचन है और सप्तमी विभक्ति और द्वितीय वचन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है यहाँ पर कि निम्न शब्दों में सर्वनाम कौन सा है। तो इसमें निम्न शब्दों में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम कौन है। तो इसमें कोई सर्वनाम नहीं है। क्या है, इसमें जो सर्वनाम है स्टूडेंट कोई भी सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है, एक संज्ञा है और ये भी संज्ञा है, इसमें सर्वनाम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपका खंड ब स्टार्ट होता है, वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है। खंड ब में यहाँ पर आप सभी को एक गद्यांश दिया गया है जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। इन गद्यांश को हल करके जाइए, क्योंकि ये गद्यांश आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और 2026 में भी इसका आने का स्टूडेंट 100% चांस है। तो इसको आप सब हल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है
कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर गद्यांश कहा है, आइए इसे पढ़ते हैं। गद्यांश यहाँ पर कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियाँ की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों को भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई नहीं आता विभिन्नता देखने के में ही आएगी। देखिए, विभिन्नता ही देखने में आएगी। तो स्टूडेंट ये जो गद्यांश है इसमें क्या है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है इस गद्यांश के से रिलेटेड। देखिए, तो पहला क्या कर रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए आप सभी का 2 चीज़ का जरूरत होती है, एक पाठ का नाम और एक पाठ के लेखक का नाम। ये जो गद्यांश है स्टूडेंट, ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, और जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और ये जो गद्यांश देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहा है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, परंतु कुछ ही समय के बाद उनका साहित्य भी अतीत स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्धि होकर अतीत गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके साथ में तरुण का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है किस पाठ से लिया गया है, तो क्या लिखूं क्या याद करूं, ये किसका है, पद्मलाल पुन्नालाल भक्सी का है। तो वहाँ से क्या है, इस पाठ को लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सभी को एक पद्यांश भी दिया जाएगा जो कि 6 नंबर का ही होगा। ठीक है, इसमें भी आप सभी को 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पद्यांश का है कि मोर पंखा सिर पर रखियो गुंज की माल रे पहिरोगी। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये सवैया पाठ से लिया गया है। किस पाठ से, सवैया पाठ से लिया गया है। सवैया पाठ के जो लेखक हैं स्टूडेंट वो कौन है, रसखान जी हैं। ठीक है, ये रसखान कहाँ से लिया गया है, और ये तो आप देख ही रहे हैं आपके पहले पाठ से जिसका नाम है पद और जिसके लेखक हैं सूरदास जी, वहाँ से इस पद्यांश को लिया गया है। तो बस पद्यांश का पाठ समझिए किस पाठ से और किसके लेखक कौन है, इसके बाद तो आप पूरा हल कर ले जाएंगे और बहुत अच्छा तरीके से 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप सभी क्या करना है, इस पहले पाठ को समझिए कि ये जो गद्यांश है संस्कृत का, एक किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या, इयम नगरी विविधरायाम संगम स्थली, तो ये है स्टूडेंट ये किस पाठ से, वाराणसी पाठ से लिया गया है। किस पाठ से, आपका जो पहला पाठ है संस्कृत में, अनिवार्य संस्कृत में वाराणसी, तो वाराणसी पाठ से ये लिया गया है। और दूसरा जो है स्टूडेंट ये दूसरा अति सदा ये जो है स्टूडेंट ये जो है आप सभी का कहाँ से लिया गया है, तो स्टूडेंट ये आपका भारतीय संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृत से लिया गया है, वहाँ से ये लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को एक पद्यांश भी दिया जाएगा और पद्यांश में क्या कहेगा, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सही हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए। तो पाठ का नाम ये है स्टूडेंट जीवन सूत्राणी, ये क्या है, जीवन सूत्रार्थ से लिया गया है और ये जो है स्टूडेंट प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। इसका आप सभी को अपने शब्दों में हिंदी में अनुवाद कर देना है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी आपके इलाके में जो भी खंडकाव्य चलता है स्टूडेंट उसका आपको क्या करना है, आंसर लिखना है और 80 शब्दों में लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। 80 शब्द का मतलब होता है 1 पेज, यानी 1 पेज में ही आप सभी को क्या करना है, इसका उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर 6 में दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आप सभी के पास 3 लेखक दिए जाएंगे और इन तीनों लेखक का कीजिए स्टूडेंट आप जीवन परिचय याद कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यही हर साल पूछ जाते हैं। ठीक है, तो इनका भी आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर आपको कवियों का जीवन परिचय दिया गया है, 3 कवियों का, और किसी एक कवि का क्या करना है, आप सभी को जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पर कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कोई कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी इस प्रश्न पत्र में जो न आया हो, मतलब कि स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप सभी के पेपर में ही 2 श्लोक दिया गया है। यहाँ पर जो ये पद्यांश है संस्कृत का, यही श्लोक है। तो स्टूडेंट ये इस श्लोक को आपको नहीं लिखना है, वरना आप सभी को नंबर नहीं दिया जाएगा। आप सभी को ये ऐसा लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया है, कोई दूसरा लिखना है, तभी आप सभी को क्या करना है, तभी आप सभी को यहाँ पर 2 नंबर स्टूडेंट आप सभी को मिलेगा। इस क्वेश्चन में 2 नंबर आप सभी को मिलेगा जब आप इस प्रश्न पत्र में जो नहीं आया है उसको लिखेंगे तब। और यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में। तो संस्कृत में किन्हीं 2 प्रश्नों का आप सभी को उत्तर देना है। ठीक है, 2 नंबर का पूछा जाएगा।
यहाँ पर देखिए जो है सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला है क्या है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, इन सभी निबंध को तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से कोई एक आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% फंस जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 10 है कि उत्तर मध्य रेलवे में को एक ऐसा शिकायत पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो। यानी यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, एक पत्र लिखना है जिससे संबंधित आपको दिया जाएगा, आप सभी को अपने शब्दों में बनाकर लिख देना है। पेपर जो पत्र होता है स्टूडेंट, ये कोई भी लिखता है, बस सही बात लिखा रहे, इसके बाद वो पत्र बन जाता है, लिखने का तरीका सही होना चाहिए बस। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इस पेपर का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, हल सहित वहाँ पर उत्तर आपको दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके इस पेपर को हल जरूर करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। इसमें से स्टूडेंट आप सभी का 70 नंबर का पेपर होने वाला है, तो स्टूडेंट आप सभी को इसमें 50 से 55 नंबर जरूर मिल जाएगा सिर्फ इस पेपर को हल करने के बाद। तो पेपर को पूरा हल करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो प्यारे बच्चों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।